हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफिलिसिटी हम लोग डील कर रहे थे इस टॉपिक को कि ये कुछ ग्रुप्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को समझना था हमें। अल्डिहाइडिक है, कीटोनिक है, कार्बोक्सिल है, एसिड क्लोराइड है, एस्टर है, अमाइड है, और इन सबको इलेक्ट्रोफिलिसिटी के आधार पे जो है अरेंज करना है। कौन स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा, किसका कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसके लिए जहाँ तक कहानी सुने थे हम लोग पिछला लेक्चर में, वो बोर्ड पे यहाँ लिखा हुआ है सामने कि अल्डिहाइडिक में यहाँ हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन लेने देने से कोई मतलब है नहीं इसको। यहाँ कोई यदि अल्काइल है तो फिर अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन है तो दोनों हो सकता है, क्लोरीन भी है तो दोनों हो सकता है, नाइट्रोजन भी है तो दोनों हो सकता है। अब बस इतना समझ लो कि रेजोनेंस और इंडक्टिव में अंतर क्या है, ये दोनों कब एक दूसरे को डोमिनेट करेंगे, बस इतना सा बात समझना है। थ्योरी हम लोग देख चुके हैं और थ्योरी के अनुसार ये बात हम लोग को पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसमें नो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड फॉर ओवरलैपिंग। इसमें ओवरलैपिंग के लिए कोई ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करते, मतलब नहीं इन्वॉल्व होते हैं। सिंपली या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, सिंपली या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन केवल डिस्प्लेस करेगा तो वहाँ ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की आवश्यकता नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन है तो यहाँ केवल इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल तो ऑलरेडी जो ओवरलैप किए हुए इस बॉन्ड में, बस उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है उधर, देखे हुए हम लोग। लेकिन यदि रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट है तो यहाँ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड फॉर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के लिए यहाँ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि कार्बन पे यहाँ प्लस हम दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन पे लोन पेयर दिखा रहे हैं, और इसे हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है मतलब पाई बन रहा है, पाई बन रहा है तो हम लोग तो जानते हैं कि सिग्मा पाई कोई भी बॉन्ड हो बिना ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है। तो यदि यहाँ पाई बॉन्ड बना, इसका साफ सा मतलब हुआ कि कार्बन का ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए होंगे ऐसे, और तब जाकर के पाई बॉन्ड बना होगा। और ऐसा हम लोग देख चुके हैं जब हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट या बॉन्डिंग का कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि वहाँ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ना, वह डिपेंड करता है कहीं ना कहीं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे, कि जो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं वे कितने अच्छे से ओवरलैप कर रहे हैं, कितने बेहतरीन तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, उनके ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ। और यह ओवरलैपिंग मेनली डिपेंड करेगा साइज पे, मेनली डिपेंड करेगा साइज पे। अब मान लो कि एक ऑर्बिटल इतना बड़ा है और दूसरा ऑर्बिटल इतना बड़ा है, ऐसे ओवरलैपिंग केवल देखना बस। और एक केस है कि दोनों ऑर्बिटल लगभग एक जैसे हैं, तो बस ओवरलैपिंग का एक्सटेंट देख लो, सारा कहानी ही समझ में आ जाएगा। देखो इन दोनों में अंतर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ जो है ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, और यहाँ स्मॉलर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, माने यहाँ पुअर ओवरलैपिंग, यहाँ ठीक ठाक है। साइज से मैटर कर रहा है ना, साइज से मैटर कर रहा है तो ऐसे ही बता सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। है कि मान लो एक व्यक्ति है जिसका हाइट 5 फीट है, 5 फीट का एक व्यक्ति है, या किसी से गले मिल रहा है, तो गले मिलने के लिए जो है 3-4 तरह के व्यक्ति हैं। एक है जिसका हाइट 5 फीट 2 इंच है, एक है जिसका 5 फीट 4 इंच के आसपास है, फिर एक है जिसका 6 फीट है, एक बहुत बच्चा है 3 फीट का है, ऐसे इन सबसे इसको मिलना है। और दूसरा है जो एग्जैक्टली 5 फीट का ही है, इसी के जितना। अब ज़रा बताओ कि यह व्यक्ति गले मिलना चाह रहा है तो इन सब में सबसे बढ़िया से, सबसे इफेक्टिवली गले किससे मिल सकता है,
बताओ ज़रा सोच के। तो साफ साफ कह दोगे कि सर जिसका हाइट 5 फीट है, क्योंकि दोनों का साइज एक जैसा रहेगा तो ऐसे मिलने में जो है आसानी होगा। 5 फीट 2 इंच वाला से भी बहुत दिक्कत नहीं होगा, ठीक ठाक है, यहाँ तक ठीक ठाक है। थोड़ा सा समस्या यहाँ होने लगेगा कि 5 फीट का है, 6 फीट का है, हाइट ज़्यादा होगा तो मिलने में थोड़ा सा तकलीफ होगा। यहाँ और भी ज़्यादा तकलीफ होगा क्योंकि ज़्यादा अंतर है। तो यहाँ जैसे हम लोग देखें कि सेम साइज होने पे उनके मिलने का जो एक्सटेंट हुआ, मिलने का जो ये हुआ वो ज़्यादा आसान हो गया, ज़्यादा इफेक्टिवली वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो ऑर्बिटल में भी कुछ ऐसा ही होता है कि यदि ऑर्बिटल का साइज लगभग सेम होना तो उनका ओवरलैपिंग इफेक्टिव होता है, और ओवरलैपिंग इफेक्टिव यदि होगा तो इफेक्टिव होने से जो वहाँ बॉन्ड बनेगा वो मजबूत होगा। ठीक है, तो याद अब ओवरऑल ये रखोगे कि यह प्लस आर माइनस आई पे डोमिनेट कर जाएगा जब एटम का साइज लगभग सेम हो। एटम्स हैविंग ऑलमोस्ट सेम साइज, कि जिन एटम के बीच वह इंडक्टिव ऑपरेट हो रहा है या फिर वह रेजोनेंस या मेसोमेरिक ऑपरेट हो रहा है, यदि उन एटम्स का साइज ऑलमोस्ट सेम हो, लगभग सेम हो, तो वहाँ रेजोनेंस डोमिनेट कर जाता है इंडक्टिव पे। याद रहेगा इतना बात। दूसरा कि इंडक्टिव कब डोमिनेट करेगा रेजोनेंस पे, इसका साफ साफ एग्जाम्पल इसका उल्टा कर दो कि एटम्स हैविंग डिफरेंट साइज, कि यदि एटम का साइज में बहुत ज़्यादा अंतर हो, मैंने जनरली एटम यहाँ ऑलमोस्ट सेम लिखे हैं तो यहाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंतर हो एटम के साइज में, तब उस केस में इंडक्टिव भारी पड़ जाएगा। अब इसको यहाँ से समझ लो, इन सब में कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन है। हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन ऑक्सीजन है दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम साइज। और यदि दोनों का साइज सेम है और दोनों के बीच रेजोनेंस हो रहा है ऐसे करके, तो रेजोनेंस होने से जो बीच में यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा तो उस दरमियान जो कार्बन और ऑक्सीजन का ऑर्बिटल ओवरलैप किया होगा वह एकदम इफेक्टिवली किया होगा। तो इस केस में ऑक्सीजन क्या करेगा कि सिग्मा का इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं बल्कि अपना इलेक्ट्रॉन देगा, रेजोनेंस भारी पड़ जाएगा, और इस केस में ओवरऑल इसको हम कहेंगे कि यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले नहीं रहा। लेकिन वही यदि बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के बीच है तो हम लोग जान रहे हैं कि कार्बन सेकेंड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है। कार्बन के ऑर्बिटल का साइज यदि ये है तो क्लोरीन के ऑर्बिटल का साइज इससे बड़ा है, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ की इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा नहीं। तो इस केस में क्लोरीन देखेगा कि यदि अपना हम लोन पेयर दे रहे हैं तो ढंग से दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरा साइज बड़ा है, मेरे ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, कार्बन के ऑर्बिटल का साइज छोटा है। तो जब हम रेजोनेंस के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन को देंगे तो उस दरमियान जो ऑर्बिटल है जो ओवरलैप करेगा इलेक्ट्रॉन लेने देने के लिए, वह तो ढंग से ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो उस केस में उसका इलेक्ट्रॉन देना ना देना एक ही मतलब का हो जाएगा। इसलिए बोलेगा कि जब मेरे इलेक्ट्रॉन देने का कोई मतलब नहीं है तो नहीं देंगे, हम लेंगे तो लेंगे, क्योंकि अब जब इस सिग्मा का इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके लिए ऑर्बिटल थोड़े ओवरलैप होना है। इस केस में इस सिग्मा के इलेक्ट्रॉन को केवल विड्रॉ करेगा, लेगा अपने तरफ, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल का जरूरत ही नहीं पड़ता ओवरलैपिंग का। तो इस केस में यहाँ माइनस भारी पड़ जाएगा। इस केस में जो है वहाँ माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा। तो यदि वे दो एटम जिनके बीच रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों ऑपरेट हो रहे हैं, यदि उन दो एटम्स का साइज ऑलमोस्ट सेम हो तो उनके ऑर्बिटल का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, तो उस केस में वे ऑर्बिटल इफेक्टिवली ओवरलैप करेंगे और वहाँ रेजोनेंस भारी पड़ जाएगा इंडक्टिव पे। लेकिन वे दो एटम्स जिनके बीच ये दो चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं, इंडक्टिव और रेजोनेंस, इन दोनों का साइज में बहुत ज़्यादा अंतर हो तो उस केस में रेजोनेंस कमज़ोर पड़ जाता है, इंडक्टिव जो है भारी पड़ जाता है, क्योंकि इंडक्टिव को ऑर्बिटल से कोई मतलब नहीं है, उसको बस खाली इलेक्ट्रॉन खींचना है अपने तरफ। समझ गए बात को? तो अब आ जाओ, यहाँ सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इन दोनों में तो देखना ही नहीं है, इनमें तो केवल इंडक्टिव लग रहा है, इंडक्टिव से ही मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इंडक्टिव ही होगा, थोड़ा बहुत जो भी होगा। लेकिन यहाँ प्लस आर माइनस आई दोनों हो रहा था, प्लस आर माइनस आई दोनों हो रहा था। ऑक्सीजन है, कार्बन है, लगभग सेम साइज है दोनों का, तो प्लस आर यहाँ भारी पड़ जाएगा।
कार्बन क्लोरीन है, क्लोरीन और कार्बन के साइज में बहुत अंतर है, तो ओवरलैपिंग ढंग से होगा नहीं, तो यहाँ माइनस आई भारी पड़ेगा, माइनस आई भारी पड़ जाएगा यहाँ पे। यहाँ आर भारी पड़ेगा, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, यहाँ भी प्लस आर जो है डोमिनेट करेगा। तो यहाँ इंडक्टिव डोमिनेट किया, यहाँ इंडक्टिव किया, सॉरी यहाँ तो इंडक्टिव है ही केवल, यहाँ रेजोनेंस किया, यहाँ इंडक्टिव, यहाँ रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस। और जहाँ रेजोनेंस डोमिनेट कर रहा है तो रेजोनेंस तो प्लस आर में है ना, प्लस आर में मतलब कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर कार्बन के पास प्लस बचेगा कैसे, और जब तक कार्बन के पास प्लस आएगा नहीं तो वह इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम कर ही कैसे सकता है, वह इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम कर ही कैसे सकता है, नहीं करेगा, वीक इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा वह। तो अब यदि इनमें हम अरेंज करें, इन सब में अरेंज करें इनको इलेक्ट्रोफिलिसिटी के आधार पे, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इनको अरेंज, अब हम बताओ। तो अब साफ साफ देख लो कि सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, दिस वन COCl, क्योंकि CO सब में है, यहाँ Cl इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है मतलब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन भी लेगा, इसी का ऑक्सीजन भी लेगा, प्लस चार्ज सबसे ज़्यादा आएगा यहाँ, और प्लस चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक, इसके बाद कौन होगा, इसके बाद कौन होगा बताओ। तो देखो इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होना चाहिए वो तो होना चाहिए अल्डिहाइड का, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एकदम लिटिल लिटिल इसका प्लस आई होता है, सबसे कम नहीं होता है समझ लो, तो अल्डिहाइड होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी में। इसके बाद कीटोन का होना चाहिए, कीटोन का होना चाहिए। उसके बाद अब कंपैरिजन करो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर अमाइड में। तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में यदि कंपैरिजन करोगे, दोनों में रेजोनेंस ही डोमिनेट करेगा इंडक्टिव पे, लेकिन किसका रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखना है कि चूंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो यह नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, मतलब ई जो है इस कार्बन के प्लस को जल्दी ख़त्म करेगा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी है वो नाइट्रोजन का क्या है, ज़्यादा है, तो वो जब जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा प्लस को जल्दी ख़त्म करेगा, तो सबसे वीक हो जाएगा, सबसे लास्ट में उसको रखेंगे हम लोग, सबसे वीक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यही होगा अमाइड का, सबसे लास्ट में। अब इन दोनों में हम लोग को देखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखना है, एस्टर में देखना है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाएगा। तो अंतर इनमें क्या है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ अल्काइल। तो देखो यह अल्काइल हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन देने का वाला होता है, तो ई तो पहले अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ देगा, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तब ई तो और आसानी से देगा कार्बन की तरफ। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उतना इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, तो ऑक्सीजन को इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, तो अपना इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ा मुँह लगेगा, जबकि यहाँ देखेगा कि हमको चलो इधर से तो मिल ही रहा है तो आसानी से दे सकते हैं। तो ई बड़ा आसानी से दे सकता है, ई थोड़ा मुश्किल से देगा, और ये आसानी से दे रहा है इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस को जल्दी ख़त्म करेगा, तो ये वीक हो जाएगा। तो एस्टर और इससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ऐसा। तो दिस इज द ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिसिटी, दिस इज द ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीजेज, यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीजेज, मतलब जितने भी ये ग्रुप हैं कार्बोनिल ग्रुप वाले जिनमें C डबल बॉन्ड वो है, इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एसिड क्लोराइड हुआ, फिर अल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, और सबसे वीक इलेक्ट्रोफाइल इनमें हुआ अमाइड। वीकेस्ट इलेक्ट्रोफाइल इज द अमाइड, सबसे कमज़ोर हुआ अमाइड। और इसको समझने के लिए हम लोग काफ़ी कुछ देख चुके हैं, इसमें रेजोनेंस इंडक्टिव वगैरह मिला करके सब,
और इन सब के आधार पे हम लोग को अच्छे से पता भी चल गया कि यह ऑर्डर कैसे आया और क्यों आया। बहुत काम देने वाला है, जब चैप्टर्स पढ़ोगे आगे ना तो बड़ा यूज होगा इन सारी बातों का। अभी तो बस हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर से इन चीज़ों को पढ़ोगे तो अभी एक बार समझा हुआ रहेगा ना तो वहाँ दिक्कत नहीं होगा। और बताया कि यदि इन चीज़ों को समझे हुए हो रेजोनेंस इंडक्टिव को तो समझ में आ ही गया होगा। और जब यही नहीं पता होगा, पीछे जो बताया गया उसे नहीं रिवाइज किए होगे तो उसमें से कुछ भी पता चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इन बातों को जो है ध्यान में रखते हुए करना है। तो एक नॉर्मल अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह दिया हुआ हो तो इन सब में हम लोग याद रखेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा। मतलब मान लें क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाए, क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज, ऑप्शंस रहेंगे HCOCl, HCHO, HCOOH, HCONH2। बी में HCOCl, HCHO, HCOOH, HCONH2। सी HCHO, HCONH2, HCOOH एंड HCONH2। कुछ भी ऐसे करके ऑर्डर्स दिए रहेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को आगे कर दें इस बार, CONH2, यहाँ Cl हो जाएगा, HCOCl और HCHO। ऐसा किन में से इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर पूछ रहा है तो लिखा हुआ है वहाँ देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग है एसिड क्लोराइड, फिर एल्डिहाइड। तो एसिड क्लोराइड सबसे ज़्यादा कहाँ है पहले तो उसी को देख लो। एसिड क्लोराइड सबसे ज़्यादा कहीं बस यहीं दिख रहा है, तो फिर आगे सोचना ही नहीं है। एसिड क्लोराइड सबसे स्ट्रॉन्ग, देन एल्डिहाइड, देन कार्बोक्सिल और सबसे कम अमाइड। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे इसमें। क्यों है ऐसा नहीं पूछेगा, किसका है, क्या सही ऑर्डर है, ये क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इन चीज़ों को, जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है ये सब के सब। अब एक ही कंपाउंड में मान लो केवल कार्बन चेंज करे, इसी का अगला क्वेश्चन यदि हम दें, इसी का अगला क्वेश्चन मान के चलो ये 4 दिए हुए रहे हैं, इसको तो छोड़ ही दो। सेम कंपाउंड में अलग अलग मेंबर दिए हुए हों, सेम कंपाउंड में अलग अलग मेंबर दिए हुए हों। जैसे एल्डिहाइड में ही ले लें, HCHO है, CH3CHO है, CH3CH2CHO है। ठीक, ऐसे ही करके कुछ भी दिया हुआ है, CH3CH2CH2CHO, 4 कार्बन। बस कार्बन चेंज किए हैं, सब के सब एल्डिहाइड, सब में CHO है, कार्बन केवल चेंज किया गया है। और अब बताना है इनमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगा। तो देखो यदि सब में ग्रुप सेम है तब तो फिर इसमें हम लोग को कुछ सोचना ही नहीं है। अब सोचना है इसके बगल में जो है इधर उसके बारे में। तो इसके बारे में सबके सब अल्काइल हैं जिनमें प्लस आई होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो इतना तो याद ही रखेंगे हम लोग, इतना तो हम लोग इतना चर्चा के बाद समझ ही चुके हैं कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कि यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगा। तो ये सबके सब इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, और जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होता है उतना ज़्यादा इंडक्टिव होता है उसका, जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होता है उतना ज़्यादा इंडक्टिव होता है उसका। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला ही होगा, उससे कम ही, उससे कम ही, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है तो वही तो बढ़िया है ना, वही इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा। तो दिस वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में रहा तो ऐसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में रहा तो बस ऐसे पूछ देगा केवल कि बता दो भाई CH3CHO, CH2 कर दो यहाँ, ClCHO और
CH2NO2 कर दो यहाँ CHO कि बताओ इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन है, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो थोड़ा कंपैरिजन के लिए इसको ऐसे लिखें, ज़्यादा समझ में आएगा, HClNO2, बाकी सब कुछ सेम है। H का तो हम लोग देखें -I जिंदगी में हो नहीं सकता है, +I होने लायक है नहीं, थोड़ा सा +I है नाम मात्र का संतुष्टि के लिए, इसका तो -I लग जाएगा यहाँ पूरी तरीके से, और NO2 बचा, इसमें तो खतरनाक का है, -I भी है -R भी है, दोनों है इसमें, क्योंकि इसके अंदर खुद मल्टीपल बॉन्ड होता है ना। NO2 का स्ट्रक्चर ऐसे है, खुद मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड इसके अंदर है, मतलब रेजोनेंस भी शो कर सकता है। तो इसका मतलब इसमें जो दो नेचर है I और R दोनों नेगेटिव है, मतलब कि सोचो कितना स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ही है, उससे कम क्लोरीन इसमें तो है ही नहीं। और जैसा कि लिखे हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, देन दिस इज द वीकेस्ट इलेक्ट्रोफाइल। तो ये सब्स्टिट्यूएंट पे भी डिपेंड करता है, ग्रुप के नेचर पे भी डिपेंड करता है, और एग्जाम में बोले क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी का मतलब कहीं से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं, और काफ़ी कुछ हमने डील किया है, तो इसको आप नोट करोगे। बार बार हम कह रहे हैं नोट्स में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, नोट्स में लिमिटेड है, लेकिन एडवांस एग्जाम के लिए आप देख रहे हो तो फिर इन टॉपिक्स को कभी छोड़ा नहीं जा सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का कहानी हम लोग समझ चुके, पूरी तरीके से अच्छे से समझ चुके हैं। अब आता है इसमें एक एम्बियोफाइल्स, तो इतना समझ लो कि जो दोनों का काम करे, न्यूक्लियोफाइल्स प्लस इलेक्ट्रोफाइल्स, दोनों का काम करे तो वे एम्बियोफाइल्स कहलाते हैं। तो अभी जो हमने लिखा था ना ये वाले इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनिल वाले, वे सबके सब एम्बियोफाइल्स हैं। दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज CH3 CH2 CN, ये सब के सब एम्बियोफाइल्स हैं। एम्बियोफाइल्स हैं मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों हैं। कैसे हैं? तो इलेक्ट्रोफाइल है इस ग्रुप की वजह से, इलेक्ट्रोफिलिक, और इसमें इस ग्रुप की वजह से, और न्यूक्लियोफिलिक है इस ग्रुप की वजह से, अल्फा की वजह से, न्यूक्लियोफिलिक है अल्फा की वजह से। बोलोगे कैसे है? तो देखो, यदि यह ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये करेगा क्या कि इस इलेक्ट्रॉन को करेगा विड्रॉ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ही करेगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो कार्बन पे यहाँ माइनस आ सकता है, ऐसे हो जाएगा, CH2 पे माइनस हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, रेजोनेंस दिखाओगे तो यहाँ शिफ्ट करेगा, और ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, O पे -H। और अब देखो यहाँ कार्बन के बीच आ गया है पाई बॉन्ड, और बता चुके हैं कि कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड हो तो यह न्यूक्लियोफाइल। तो यह ग्रुप इधर न्यूक्लियोफिलिक है, और इधर जो इतना बचा हुआ इलेक्ट्रोफिलिक है। सेम चीज़ वहाँ होगा, सेम चीज़ यहाँ होगा, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड N। तो फर्स्टली नाइट्रोजन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बदले में कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा, तो CH3 CH, दो इलेक्ट्रॉन के साथ -C डबल बॉन्ड N, यहाँ माइनस, ऐसे। और अब दिखाओगे इसका रेजोनेंस, अभी तो फिलहाल यहाँ प्लस आ जाएगा, और अब जब दिखाओगे इसका रेजोनेंस तो ये शिफ्ट कर जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N पे माइनस है, तो कहीं H वगैरह जाके जुड़ेगा, ये जो H निकला हो सकता है वहाँ जुड़े, ऐसा। तो अब यहाँ आ गया कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मतलब न्यूक्लियोफिलिक। तो ऐसे ग्रुप्स जिनमें
कार्बन हेटेरो एटम के बीच मल्टीपल बॉन्ड था जो कि काम कर रहे थे इलेक्ट्रोफाइल का, तो उसमें यदि बगल में अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो वे न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी बिहेव करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमने बतला दिया किस आधार पे करेंगे। क्योंकि ऐसा करने से कार्बन कार्बन के बीच पाई आता है और कार्बन कार्बन के बीच पाई वाले न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं ऐसा। तो यह ग्रुप हुआ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक। वैसे इसमें ये CN हो गया इलेक्ट्रोफिलिक और ये जो CH2 है वो हो गया न्यूक्लियोफिलिक। समझ रहे हो क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें। तो दोज केमिकल स्पीसीज विच कैन एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर कॉल्ड एम्बियोफाइल्स। याद रखोगे इनको, एम्बियोफाइल्स। मेनली हम लोग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ही पढ़ते हैं, ये तो एम्बियोफाइल दोनों को मिला करके एक कॉमन टर्म बना हुआ है, तो उतना ध्यान नहीं देना है। लेकिन हाँ, क्यों काम किए ये दोनों, इस बात को समझना था, जो हमने समझ लिया यहाँ से कि इलेक्ट्रोफाइल भी किस नेचर पे है, न्यूक्लियोफाइल भी किस नेचर के आधार पे है। बस उसके लिए याद रखना है कि अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन होना चाहिए तभी, और नहीं तो फिर नहीं हो सकता है वह न्यूक्लियोफाइल। जैसे इस तरह का कोई सिस्टम है, CH3 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 COH Cl C Cl Cl C ट्रिपल बॉन्ड N, ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं होंगे। इलेक्ट्रोफाइल तो हो ही जाएंगे, इस ग्रुप की वजह से हो जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का कंडीशन था कि अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन जो कहीं नहीं है, तो ये दोनों में से कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं होंगे, केवल इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो ध्यान रखना इस बात को कि न्यूक्लियोफाइल होने के लिए वहाँ हाइड्रोजन होना जरूरी था। वो हाइड्रोजन निकलता वहाँ से, तब कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड आता और तब जाकर के वे न्यूक्लियोफाइल का काम करते। लेकिन किसी में अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल कोई भी नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल दोनों होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल सब होंगे, न्यूक्लियोफाइल सब हो ही जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से रिएजेंट का पार्ट पूरी तरह से समाप्त होता है। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, एम्बियोफाइल सब नेक्स्ट लेक्चर से जो है इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आई थिंक रिएक्शन इंटरमीडिएट को जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।